दोस्तों, हम लोग थॉमसन और रदरफोर्ड दोनों का मॉडल्स के बारे में समझे और उनकी जो प्रॉब्लम सामने आई उसके बारे में भी हम समझे। इन प्रॉब्लम से मुक्ति पाने के लिए लोगों ने कोशिश करते रहे। तो पहला जिनको सफलता प्राप्त हुए वो है नील्स बोर। बिटवीन द टाइम ऑफ 1913 टू 1915 नील्स बोर ने एक मोटे मोटे दौर पे हमें एक एटॉमिक स्ट्रक्चर देते हैं इन द क्वांटिटेटिव मोड। ठीक है, रदरफोर्ड वाज मोर क्वालिटेटिव। उसने हमें कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशंस वगैरह नहीं दे पाए थे। नील्स बोर सबसे पहले जो है हमें एक क्वांटिटेटिव मॉडल जो है वो हमारा देते हैं। ऑब्वियसली इस बोर मॉडल में भी फर्दर ड्रॉबैक्स होंगे, इनका हम फर्दर सुधार करने वाले हैं। बट बिफोर दैट हमारे सिलेबस का जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है बोर मॉडल, इसका जो डेवलपमेंट है, इन्होंने क्या क्या चीज का एजम्पशन लिए थे, उन सारी चीजों के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, तो नील्स बोर जो है वो रदरफोर्ड को तो पूरी तरीके से इनकॉर्पोरेट करते हैं। मतलब रदरफोर्ड ने जो बोले थे, जो न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट, यानी जो हमारा एटम का लगभग सारे मास और जो हमारा सारे पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत छोटी सी जगह पर समेटा हुआ होते हैं, वो जो है वो नील्स बोर ने इनकॉर्पोरेट किए और ये भी मान लिए जो इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ गोल गोल सर्कुलर ऑर्बिटल में घूमते हैं। ठीक है, तो नील्स बोर ने ये चीज को मान लिए। सो ही इनकॉर्पोरेटेड रदरफोर्ड। ये तो पहला पॉइंट था। अच्छा, नील्स बोर ने मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को लेकर कोई बातचीत नहीं किए, यानी द ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन विल बी ओनली बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इनसाइड इट। तो उन्होंने बेसिकली ये सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जिनको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजेनिक स्पीसीज, उसी के रिगार्डिंग बातचीत किए। इसके अलावा नॉन हाइड्रोजेनिक स्पीसीज के रिगार्डिंग कोई भी बातचीत उन्होंने नहीं किए। ठीक है, सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो बेसिकली हमारा हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम, He+, Li2+, बेरिलियम 3+, सो ऑन एंड सो फोर्थ, केवल उन्हीं के रिगार्डिंग यहां पर बातचीत होगी। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के बारे में जरा सा भी कोई बातचीत हमारी नहीं होने वाली है। ठीक है, ओके। नाउ नील्स बोर ने ये वाला मॉडल डेवलप करने के दौरान he or incorporated both the classical mechanics as well as the quantum mechanics. So that's why it is called a semi-classical model. ठीक है, इसका कुछ हिस्सा जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स से उठाए और कुछ हिस्सा जो है वो उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स से उठाए। तो इस कारण पे इसको हम बोलते हैं सेमी क्लासिकल मॉडल। और बोर्ड ने जो है ये पूरा का पूरा मॉडल को 3 फंडामेंटल पोस्टुलेट्स यानी एजम्पशन के बेसिस में बनाए। एंड वो जो 3 पोस्टुलेट है, उन तीनों पोस्टुलेट को हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा। सो बिफोर यू प्रोसीड एनी फर्दर, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। ठीक है, वो आगे हमारा काम आएगा नोट्स बनाने के दौरान। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। उम्मीद है ले लिया होंगे। सो द फर्स्ट पोस्टुलेट, बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट इज बेसिकली रदरफोर्ड का ही, यानी इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर ऑर्बिट में गोल गोल घूमते हैं, ठीक है, उसके दौरान अगर हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर चढ़ के बैठ जाए, यानी हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले अराउंड द न्यूक्लियस उन्होंने कंप्लीटली स्टेशनरी एज्यूम किए, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन फोर्स है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन फोर्स हमारा जो उस सर्कुलर मोशन का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसके साथ काउंटर बैलेंस्ड होगा। या फिर हम ग्राउंड फ्रेम में ये भी बोल सकते हैं जो हमारा रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ द सर्कुलर मोशन है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो न्यूक्लियर, मान लो एटॉमिक नंबर जो स्पीसीज का तुमने लिए हो वो है हमारा Z, तो चार्ज होगा +Ze, इलेक्ट्रॉन जो है वो है -E, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और वो हम जानते हैं कितना होने वाला है, 1/4πε0 Z²/r², and that must be equals to mv²/r. So that is the first postulate of Bohr. Now यहां तक तो रदरफोर्ड को भी मालूम था। So now here
कम्स द सेकेंड पॉस्टुलेट, जहां पर बेसिकली नील्स बोर ने सबसे पहली बार क्वांटम मैकेनिक्स का हेल्प लिया। ठीक है, नील्स बोर ने यह बोला जो कोई एक इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी नहीं घूम सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कुछ बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक जगहों पर घूम सकते हैं, उसको उन्होंने नाम दिया ऑर्बिट। और इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट होगा उसका एक खास फीचर होने वाला है, वो है वो वाला इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है, ऑब्वियसली वेलोसिटी और आर जो है परपेंडिकुलर है, वी हमारा टेंजेंशियल है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, सो द एंगुलर मोमेंटम mvr is nothing but will be an integral multiple of h by 2 pi. h is the Planck's constant, h by 2 pi को हम स्पेशल नाम से भी जानते हैं, that is written as h cut. So he wrote mvr will be equals to nh by 2 pi. ठीक है, so that is the second equation. और यहां पर जो है मेन हमारा बोर मॉडल चालू हो गया। एंड द थर्ड पॉस्टुलेट, उन्होंने ये बोले जो स्टेबल ऑर्बिट पे जब गोल गोल घूमेगा तो उसके दौरान इलेक्ट्रॉन कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में रेडिएशन जो है वो हमारा नहीं देने वाला है। रेडिएशन केवल और केवल हमें तभी मिलेंगे अगर जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एक हायर एनर्जी लेवल से वो एक लोअर एनर्जी लेवल पे आए, और उन दोनों लेवल्स के बीच में जितना हमारा एनर्जी डिफरेंस होंगे वो एनर्जी डिफरेंस जितना एनर्जी ही हमें रेडिएशन के फॉर्म में मिलेगा। एंड बाद में आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ फोटोन, बेसिकली दैट रेडिएशन कम्स इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, और फोटोन का जो एनर्जी होगा दैट इज h into the frequency of photon, h nu will be nothing but E2 minus E1. So these are the three postulate based on which हम पूरा का पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी बोर मॉडल हम करने वाले हैं। अच्छा, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इज नॉट अ पार्ट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री के अंदर इसको अलग से हम डील करते हैं, यानी बोर तो ऑब्वियसली गलत है, ठीक है, पूरी सही तो नहीं है, तो बोर का जो मॉडिफिकेशंस है वो हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे डील करते हैं, बट दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ फिजिक्स। केमिस्ट्री के अंदर वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हमें करना पड़ता है, जो वहां पे हम काफी डिटेलिंग के साथ डिस्कस किए थे। ओके, नाउ बिफोर वी प्रोसीड एनी फर्दर, आफ्टर द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम, जो सेकेंड पॉस्टुलेट है, वी आर गोइंग टू गिवन alternate statement of second postulate, यानी जो हमारा सेकेंड पॉस्टुलेट है उस सेकेंड पॉस्टुलेट का एक ऑल्टरनेट स्टेटमेंट जो है वो हम देने वाले हैं। क्या है वो? ये है इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व only in those orbitals which can contain integral multiple, which can contain integral multiple of, या integral number, better English, integral number of de Broglie's wave. ओके, यानी इलेक्ट्रॉन्स केवल और केवल उन्हीं सारे ऑर्बिटल्स पे रहने वाले हैं जिनके अंदर इंटीग्रल नंबर ऑफ डी ब्रॉगलीज वेव जो है वो हमारा रह सके। ठीक है, अच्छा, वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली हमारा कितना होता है? h by mv, राइट? सो दैट इज द डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। अच्छा, ये अगर रेडियस r के पाथ में गोल गोल घूम रहा है, जो हमारा लेंथ ऑफ पाथ आएगा, जो हमारा लेंथ ऑफ पाथ आएगा, that will be equals to 2 pi into r. ठीक है, and this 2 pi r must contain integral number of de Broglie's wave,
मतलब ये वाले को काटो टुकड़े को और इसको बाहर लेकर आओ, या तो ये एक कंटेन करे या तो हमारा ये दो कंटेन करे या तो हमारा वो तीन कंटेन करे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। नाउ ध्यान देना, अगर इसका वेवलेंथ जो है वो हमारा लैम्डा है, ठीक है, और ये जो हमारा लेंथ है दैट इज माई 2 पाई आर, सो व्हाट आई कैन सी इज 2 पाई आर मस्ट बी इक्वल्स टू एन लैम्डा, यानी 2 पाई आर h by mv. So what I can write is mvr equals to nh upon 2 pi. That angular momentum mvr, ठीक है, 2 pi r equals to nh by mv. So mvr equals to nh by 2 pi. So this can be an alternate statement to the second postulate that electrons केवल उन्हीं ऑर्बिट पे गोल गोल घूमेगा जो ऑर्बिट हमारा इंटीग्रल नंबर ऑफ डी ब्रॉगलीज वेव जो है वो हमारा कंटेन करे। So these are all the things that we have right now, and now we are going to develop the Bohr model in the mathematical form. Okay? ओके दोस्तों, तो अब हम लोग बोर मॉडल के मैथमेटिकल फॉर्म में आने वाले हैं। सो दिस इज द सिनेरियो। यहां पर न्यूक्लियस जो है इसका मास हम लोग इनफाइनाइट मानते हैं, यानी ये हमारा स्टेशनरी है, इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा गोल गोल घूम रहा है। सो दीज आर द टू इक्वेशंस, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, mvr इक्वल्स टू nh by 2 pi। क्वांटाइजेशन मेरे ख्याल से याद होगा क्या है, जो एक पर्टिकुलर नंबर के मल्टीपल्स के फॉर्म में बढ़े उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका क्वांटाइजेशन। ठीक है, ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ऑब्वियस सी बात है यहां पर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं v और r, और अब हम लोग इन दोनों को सॉल्व करने वाले हैं। अच्छा, पहला वाला इक्वेशन से हमारे पास क्या आ जाएगा, mv² r इक्वल्स टू z स्क्वायर बाई 4 pi epsilon naught and mvr equals to nh by 2 pi। तो सबसे पहले क्यों ना हम दोनों को डिवाइड कर दे, और दोनों को हम जैसे ही डिवाइड करेंगे mm गॉन rr गॉन, तो v जो आएगा दैट विल बी z स्क्वायर बाई 4 pi epsilon naught 2 pi upon nh, यानी v जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू e स्क्वायर बाई 2 epsilon naught h into z by n. So this is the first relation that we are going to get in terms of velocity. ठीक है, तो यहां पर E एप्सिलॉन H ये सब तो हमारा कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो V है वो है हमारा V0 इंटू Z बाई N, जहां पर V0 का जो वैल्यू होती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2.18 इंटू 10 to the power 6 meter per second. And what is V0? If I put Z equals to 1 and N equals to 1, then V equals to V0. So V0 is the velocity of electron in the first Bohr orbit of hydrogen. V0 is the velocity of electron, or rather speed. ठीक है, velocity बोलना थोड़ा पाप है, बट हम उसके लिए यूज कर लेते हैं टर्म। It is the velocity of electron in the first Bohr orbit of hydrogen. So velocity और जो हमारा n है और z है, इस पर हमारा रिलेशन जो है वो हमारा बन गया है। जैसे जैसे n हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा v जो है वो कम होगा,
यानी n इंक्रीजेस दैट इंप्लाइज v डिक्रीजेस, और z जैसे जैसे इंक्रीज करेगा v भी वैसे वैसे हमारा इंक्रीज करने वाला है। ठीक है, अच्छा r क्या आने वाला है मेरे पास? r इक्वल्स टू nh बाई 2 पाई इंटू 1 बाई mv। ये तो ऑब्वियस सी बात है, हम लिख सकते हैं mvr जो है वो हमारे पास nh बाई 2 पाई है। सो अगर हम ध्यान दें, जो r आएगा दैट विल बी h बाई 2 पाई m। अच्छा, v का वैल्यू दैट विल बी 2 एप्सिलॉन नॉट h बाई e स्क्वायर, और यहां पर एक n था तो यहां पर n स्क्वायर हो जाएगा बाई z। अच्छा, ये वाला चीज को भी याद कर पाता हूं, ये सबसे आसान होता है याद रखने के लिए। प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दिस। देखो, वी नॉट आर नॉट इन सब में एक तो याद रखना पड़ता है। वी नॉट याद रखना सबसे आसान होता है। सो टेक द वी नॉट एज ई स्क्वायर, ये याद रख लो, इट इज ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट h। ठीक है, सो r जो है वो मेरे पास क्या है, वो ये आ चुका है। एंड नाउ इफ आई सी, मैं सारे टर्म को अगर करूं, सो 2 इज गॉन, तो r इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर बाई पाई m e स्क्वायर इंटू n स्क्वायर बाई z। ठीक है, अगेन यहां पर भी हमारे पास एक कांस्टेंट आ चुका है। ये जो चीजें हैं ये तो ऑब्वियस सी बात है हमारा कांस्टेंट है। दोस्तों ध्यान देना, ये जो डेरिवेशंस है वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन से बन सकता है, जो हमारा एक हाइपोथेटिकल दुनिया है जहां पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 2 टाइम्स द एक्चुअल मास एंड द चार्ज इज 4 टाइम्स द एक्चुअल चार्ज, तो वहां पर हमारा वी नॉट और आर नॉट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो क्वेश्चन डेफिनेटली हमारा बन सकता है। तो उस चीज के ऊपर हमें ध्यान देनी है। ठीक है, सो हम लिखेंगे r इक्वल्स टू आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, दैट इज द रिलेशन। आर नॉट एक कांस्टेंट है, आर नॉट का जो वैल्यू आएगी दैट इज 0.529 एंगस्ट्रॉम। आर नॉट की जो वैल्यू है दैट इज 0.529 एंगस्ट्रॉम। एंड अगेन व्हाट इज आर नॉट? आर नॉट is equals to the radius of first Bohr orbit of hydrogen। जो हमारा हाइड्रोजन का फर्स्ट बोर ऑर्बिट है उसका रेडियस है, जो कि हम लोग यहां पर देख सकते हैं। राइट, सो v एट अ फंक्शन ऑफ z एंड n आ गया है, r एज अ फंक्शन ऑफ z एंड n आ गया है। यहां पर बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान दो, एज n इंक्रीजेस r ऑल्सो इंक्रीजेस एंड z इंक्रीजेस देन r डिक्रीजेस, बट बोथ आर प्रीटी एविडेंट। जितना हायर ऑर्बिट पे मैं जाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है, उतना ज्यादा दूरी पे जाऊंगा तो रेडियस बढ़ना चाहिए था, एंड z बढ़ाऊंगा तो हमारा पॉजिटिव चार्ज का क्वांटिटी बढ़ेगा न्यूक्लियस पे, तो ऑब्वियस सी बात है वो इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, तो उसका रेडियस जो है वो हमारा कम होना चाहिए था, जो कि हम लोग साफ साफ देख सकते हैं। सो 2 वेरिएशन तो हम लोगों ने देख चुके हैं, दैट वेलोसिटी वेरिएशन एंड दूसरा जो है वो हमारा क्या, रेडियस वेरिएशन। ठीक है, उसके अंदर वी नॉट का वैल्यू ही मैं याद करवाता हूं हमेशा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन क्या बन सकता है, मैं इसको याद करने के लिए क्यों बोल रहा हूं? मान लो ये बोल दिया, सपोज इन अ हाइपोथेटिकल वर्ल्ड, ठीक है, मेरे पास कोई एक हाइपोथेटिकल दुनिया है और उस दुनिया में क्या है, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो है मेरा 2 टाइम्स
the present mass, ठीक है, और जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो है 4 times the present charge, ठीक है। सो पूछेगा ये, कैलकुलेट रेडियस and speed of electron in first Bohr orbit. Calculate the radius and the speed of electron in the first Bohr orbit of hydrogen. ठीक है, ये मान लो अगर हमें पूछे। अच्छा, ऑब्वियसली बात है, ध्यान दो, जो हमारा V0 है उस पर मास का कोई इफेक्ट नहीं है। सो ऑब्वियसली बात है, V0 इज प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर। तो चार्ज जो है वो हमारा कितना है, 4 times हो गया है। सो V0 विल बी 16 times। V0 जो है वो मेरे पास 16 times हो जाएगा, जो कि हम लोग यहां पर देख सकते हैं। तो V0 का जो नया वैल्यू आएगा दैट इज 16 into 2.18 into 10 to the power of 6 meter per second. And if we compute, it will approximately come out to be 35.1 into 10 to the power 6 meter per second. ठीक है, if you compute it, it will come out that way only. Okay, so that is the present value of velocity. Now what about radius? यहां पर अगर हम ध्यान दें, जो R0 है that is proportional to 1/m, और R0 जो है that is proportional to 1/e square. तो R0 is proportional to 1/m square. Now E जो है वो मेरा 4 times हो जा रहा है, M जो है वो मेरा 2 times हो जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, जो R0 decreases by 32 times, R0 जो है वो मेरा डिक्रीज कर जाएगा बाई 32 टाइम्स। सो R0 का जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 0.529 बाई 32 एंगस्ट्रॉम। 109 आए, 209 आएगा। सो 6 पॉइंट बेटर, ठीक है। सो R0 का जो नया वैल्यू आएगा दैट विल बी 0.17 एंगस्ट्रॉम। सो काफी आसान क्वेश्चन है अगर ये डेरिवेशन हमें आती है। अच्छा, V0 हमें याद रखने बोलता हूं। अच्छा, V0 और अगर याद है तो R0 ऑटोमेटिकली याद होगा, क्योंकि MVR इक्वल्स टू NH बाई 2 पाई। MVR इक्वल्स टू NH बाई 2 पाई। ये रिलेशन तो बहुत आसान है, इसमें कोई स्क्वायरिंग वगैरह का टर्म नहीं है। सीधा V0 पुट करोगे तो अपने आप R0 आ जाएगा। अगर V0 पुट करोगे तो अपने आप तुम्हारे पास R0 आ जाएगा। ट्राई टू रिमेंबर V0, दैट्स इंपॉर्टेंट। वरना ऐसे क्वेश्चनों में एग्जाम हॉल में हमें पूरा का पूरा वापस डेरिवेशन करना पड़ेगा। तो उससे मुक्ति पाने के लिए वी विल ट्राई जो हमें वो ना पुट करना पड़े। सो दैट इज द मेन फंडा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ अब सब्सिडरी जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो देख लो। एंगुलर फ्रीक्वेंसी and frequency of electron in orbital.
angular frequency and frequency of electron in orbital. ठीक है. अच्छा, what is angular frequency? ओमेगा. अच्छा, मान लो ओमेगा में सब कुछ टर्म्स तुम्हें याद करना पड़े. मैं ये करके दिखा रहा हूं, ठीक है ना. मैं ये बोल रहा हूं ना, सिर्फ वी नॉट याद है तो मुझे सब कुछ याद होगा, तो ध्यान दो. अच्छा, बाय द वे, व्हाट इज ओमेगा? दैट इज इक्वल्स टू वी बाई आर. ठीक है. सो ओमेगा इक्वल्स टू वी बाई आर. सो ऑब्वियस सी बात है, मैं आर को क्या रिप्लेस कर सकता हूं? देखो, एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बाई टू पाई. देखो, मैं ये बोल रहा हूं, एग्जाम हॉल में आ गया है, मुझे ओमेगा नॉट का वैल्यू चाहिए, किसी ने पूछा है. अब ये सारे वैल्यू देखो, आर नॉट को याद रखना मैं थोड़ा प्रॉब्लमेटिक मानता हूं यार. आर नॉट याद रखना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक मानता हूं. बहुत सारे टर्म है और दोनों को साथ में याद रखना और प्रॉब्लमेटिक होती है. और बार बार तुम भूल जाओगे किसमें ई ऊपर था, किसमें एच ऊपर था, नीचे था, स्क्वायर था या नहीं था. तो मैं इसलिए क्या बोलता हूं, जो एक काम करो, तुम सिर्फ और सिर्फ याद रखो वी नॉट का वैल्यू. ठीक है, ये याद कर लो. और अब जो है मेरे पास आर आया है. सो दोस्तों, ट्राई टू अंडरस्टैंड. 1 बाई आर को मैं क्या लिख सकता हूं? एम वी डिवाइडेड बाई एन एच बाई टू पाई, यानी एम वी इंटू टू पाई बाई एन एच. And if we see, this is equals to m v square into 2 pi by h into 1 by n. Now v equals to v naught into z by n है, ये तो मुझे मालूम है. v is equals to v naught up into z by n है, ये तो मुझे मालूम है. So यहां पर जो मैं लिख दूंगा, वी नॉट का स्क्वायर यानी ई स्क्वायर बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट एच का होल स्क्वायर इंटू 2 पाई बाई एच जेड स्क्वायर बाई एन, तो जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब. सुनाओ, मेरे पास जो आएगा दैट विल बी पाई एम ई टू द पावर 4. यहां पे 4 था, यहां पे 2 कटा है, तो यहां पर 2 बचेगा. 2 एप्सिलॉन नॉट एच क्यूब इंटू जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब. तो ये मेरे पास ओमेगा आ गया. अच्छा, अगर प्रोपोर्शनैलिटी चाहिए था, इतना मेहनत मत करो. v बाई आर है तो मैं डायरेक्टली लिख सकता था. ध्यान दो, मैं लिख दे रहा हूं. तो यहां पर मेरे पास जो आएगा दैट इज ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट इंटू जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब. ये हमारे पास ओमेगा का प्रोपोर्शनैलिटी आया है, जिसको मैं और एक तरीके से भी ला सकता था. अगर सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी चाहिए फिर दिमाग मत लगाओ. ओमेगा इक्वल्स टू वी बाई आर, सो दैट इज वी नॉट इंटू जेड बाई एन डिवाइडेड बाई आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड. सो व्हाट विल हैव इज ओमेगा इक्वल्स टू वी नॉट बाई आर नॉट, दैट इज ओमेगा नॉट जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब. Omega equals to omega naught into z square upon n cube. I hope you get this point. So time period क्या होगा? Time period of a revolution what I can write is t equals to 2 pi by omega, that is 2 pi by omega naught
into n cube by z square. So t will be equals to t naught into n cube by z square. ठीक है। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन, ये बहुत ज्यादा काम आता है, ध्यान देना, ऐसे है कुछ नहीं। तो जो हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन आएगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज एफ? दैट इज 1 by t, दैट इज ओमेगा अपॉन 2 पाई। एंड अगर मैं 2 पाई से डिवाइड करूंगा, पाई पाई तो हमारा कटेगा। सो फ्रीक्वेंसी एफ जो आएगा मेरे पास, दैट विल कम आउट टू बी m e to the power 4 by 4 epsilon naught h cube z square by n cube. एंड बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान देना। दिस इज माई एफ नॉट, दिस इज माई एफ नॉट, एफ इक्वल्स टू एफ नॉट इंटू जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब, ठीक है। सो दैट इज द रिलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी का ये जो टर्म्स है, ये भी हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जो है वो हमारा काम आने वाला है। सो बी वेरी 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 कॉशियस रिगार्डिंग एवरीथिंग, एंड ये जो डेरिवेशंस है वो हमें ढंग से याद होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी। ओके दोस्तों, तो मान लो अगर इलेक्ट्रॉन हमारे न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसा भी है यहां पर, यानी ओमेगा इस तरीके से है, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे घूम रहा है, नेगेटिव चार्ज, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा एक इफेक्टिव करंट जो है वो हमारा फ्लो करते हुए साफ साफ नजर आ रहा है। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें, हमारे पास क्या आने वाला है, जो चार्ज जो है दैट इज इक्वल्स टू क्यू, ठीक है। और जो हमारा टाइम पीरियड है दैट इज इक्वल्स टू टी। तो टी टाइम पे क्यू चार्ज फ्लो करता है। सो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा करंट आई आएगा दैट विल बी क्यू बाई टी, दैट विल बी इक्वल्स टू क्यू इनटू फ्रीक्वेंसी। सो नाउ व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एफ? ये तो अभी हम लोगों ने देखे हैं, वो कितना होता है। सो दैट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू m into e to the power 4 by 4 epsilon naught square h cube। और यहां पर जो हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया था वो हमारे पास क्या आया था, जो हमारा ओमेगा का प्रोपोर्शनैलिटी था वही एग्जैक्टली था, तो यहां पर था z स्क्वायर बाई एन क्यूब। तो ये हमारा f था। चार्ज q जो है वो है हमारा e। तो करंट I जो हमारे पास आने वाला है I, दैट विल बी इक्वल्स टू m e टू द पावर 5 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब इंटू z स्क्वायर बाई n क्यूब। ये हमारे पास आने वाला है, राइट राइट। सो करंट I के साथ जो रिलेशन होगा, I इक्वल्स टू आई नॉट इंटू जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। अच्छा, ऑब्वियसली ये करंट I है, तो इस करंट पे ड्यू टू दिस I देयर विल बी a magnetic induction at a center, यानी जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस।
और बी का वैल्यू जो होती है दैट आई नो, म्यू नॉट आई बाई 2r, जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा इंड्यूस करेगा दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2r। सो बी का जो वैल्यू आएगी दैट विल बी म्यू नॉट, आई जो है दैट इज आई नॉट इंटू जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब बाई 2 आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, बाकी सब तो हमारा कांस्टेंट होगा, तो b विल बी इक्वल्स टू बी नॉट इंटू जेड क्यूब बाई एन टू द पावर ऑफ 5। b इक्वल्स टू बी नॉट इंटू जेड क्यूब बाई एन टू द पावर 5। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो इंडक्शन होगा सेंटर पे, उसका प्रोपोर्शनैलिटी भी हमारे पास आ गया है। And now the last thing, that is a magnetic dipole moment. ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। So we want to find the magnetic dipole moment of the loop, मतलब यानी ऑर्बिट। So what was the magnetic dipole moment? तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को अगर मैं P से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, PM मैग्नेटिक रिप्रेजेंट करने के लिए PM से अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं, सो दैट विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू I इनटू A, राइट। सो नंबर ऑफ टर्न्स तो ऑब्वियस सी बात है 1 है, तो PM जो आएगा दैट इज 1। नाउ I का वैल्यू क्या आएगा, लेट्स सी, m e टू द पावर 5 बाय 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब इंटू z स्क्वायर बाय n क्यूब इंटू पाई इंटू r नॉट स्क्वायर, सॉरी r स्क्वायर। नाउ r स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं r नॉट स्क्वायर, ठीक है। नाउ आर नॉट का वैल्यू हमारे पास कितना होता है, दैट विल बी नथिंग बट एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाई पाई m e स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर इंटू n टू द पावर 4 बाई z, सॉरी जेड स्क्वायर, ये हमारे पास आने वाला है, राइट। सो ये हमारा अगर देखें तो जेड स्क्वायर तो चला गया और एन क्यूब और एन टू द पावर 4 में हमारे पास n बचेगा, तो पी एम जो आएगा पाई m ई टू द पावर 5 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h to the power 4 pi square m square e to the power 4 into n, ये हमारे पास आने वाला है। सो इफ आई कट, ये तो हमारा कट गया, एक m जो है वो भी हमारा कटेगा, और यहां पर भी, तो यहां पर हमारे पास जो PM आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू, अरे पाई भी एक कट रहा है, सॉरी, हाँ। सो कितना आ जा रहा है मेरे पास, HE बाई 4m इंटू n, ये हमारे पास आ जा रहा है कितना, PM यानी द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ओके, नाउ इफ वी सी, ये जो क्वांटिटी है इसको बोलता है 1 बोर मैग्नेटन BM।
ये वाला जो क्वांटिटी होता है दैट इज कॉल्ड द वन बोर मैग्नेटन। एंड जो हम लोग बीएम वगैरह यूज करते हैं केमिस्ट्री में, उसका जो हमारा सिग्निफिकेंस है दैट इज He/4m। अच्छा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। सो जो डायपोल मोमेंट है वो हमारा z पर डिपेंड नहीं करता है, अमेजिंगली। अच्छा, क्या हम ऑल्टरनेटिवली भी हम निकाल सकते थे या नहीं? लेट्स सी एन ऑल्टरनेट वे। नाउ सी, we know the gyromagnetic ratio. We know the gyromagnetic ratio. And gyromagnetic ratio comes out to be L/2m. Q/2m. ठीक है? So now, if we see, जो हमारा PM होगा बाय जो हमारा L होगा, दैट मस्ट बी Q/2m। यानी Q तो यहां पर हमारे पास कितना है, द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अच्छा, L जो होगा वो है हमारा लीनियर डाइपोल मोमेंट, वो है हमारा लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। L का वैल्यू है NH/2π। L का जो वैल्यू है वो है हमारा NH/2π। सो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा PM आएगा दैट PM विल बी इक्वल्स टू E/2m इंटू L, दैट इज नथिंग बट NH/2π। यानी PM जो आ जाएगा He/4πm into n. So that can be simply done via gyromagnetic ratio. So हम लोगों ने क्या किए हैं, जो हम जानते हैं, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट by the angular dipole moment bears a simple ratio E/2m and L जो है वो हमारा angular momentum होता है, that I know NH/2π. Simply shift it over there and we will get L equals to NH/2π. ओके, तो बहुत सारे चर्चाएं हम कर लिए हैं यहां तक। नाउ वी मूव ऑन टू अ वेरी स्पेशल थिंग, दैट इज द एनर्जी ऑफ बोर ऑर्बिट। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, सो वी हैव टू कंसिडर द एनर्जी ऑफ बोर ऑर्बिट। वो एनर्जी का कंसिडरेशन क्या होने वाला है, लेट्स सी। ढंग से देखते हैं, ऑब्जर्व। दोस्तों, जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ mv²। बट वी नो वन थिंग, हम लोग जहां से चालू किए थे वहां पे तो ये था mv²/r इक्वल्स टू Z²/4πε0 r²। तो इसको काट दो तो mv² का वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। सो काइनेटिक एनर्जी जो आएगा वो है सिंपली हाफ इंटू Z²/4πε0 into r. So kinetic energy will come out to be Z²/8πε0 into r. So that is the kinetic energy. अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? ध्यान देना, that I know is equals to nothing but a minus Z²/4πε0 r. Right? So
जो हमारा टोटल एनर्जी आएगी E will be equals to kinetic energy plus potential energy. Now, if I add the both, I will get minus ZE square by 8 pi epsilon naught R. So what I get is, now R जो है, I know in the terms of R naught, यानी ये हमारा R naught है, ठीक है, ये जो हमारा टर्म है ये तो हमारा R naught है. So हम क्या लिख सकते हैं? E will be equals to minus E square 8 pi epsilon naught. Now R naught का वैल्यू यहां पर हम पुट कर दे तो कितना आ जाएगा मेरे पास? ध्यान दो, epsilon naught A square pi M E square, ऊपर एक z है, नीचे n स्क्वायर बाई z से डिवाइड होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा z स्क्वायर बाई n स्क्वायर. बाकी और कोई टर्म कट तो नहीं रहा है, बट पाई पाई डेफिनेटली कट रहा है, तो E हमारे पास आ जाएगा माइनस m e टू द पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर a स्क्वायर इंटू z स्क्वायर बाई n स्क्वायर. अच्छा, दो तीन अब जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको देख लेते हैं. पहली बात तो ये है, जो E जो आएगा दैट इज इक्वल्स टू E नॉट इंटू z स्क्वायर बाई n स्क्वायर, जहां पर E नॉट का जो वैल्यू होती है that is 13.6 electron volt. Sorry, with a minus sign. E नॉट की जो वैल्यू होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे याद रखना इंपॉर्टेंट है. E नॉट का वैल्यू है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है. अच्छा, दूसरी बात, जो हमारा मॉड ऑफ टोटल एनर्जी है that is equals to kinetic energy and that is half into mod of potential energy. ये दूसरी है. mod of total energy equals to kinetic energy plus half into mod of potential energy, जो कि हम लोग यहां पर देख सकते हैं साफ साफ, ठीक है. अच्छा, ये टर्म याद रख सकते हो, रखो, लेकिन अगेन मैं बोलूंगा वही वी नॉट याद रखो. हाफ एम वी नॉट स्क्वायर तुरंत निकाल दोगे, ठीक है, और उसके ऊपर एक माइनस लगा दो, वो टोटल एनर्जी होगा, और इंटू -2 कर दो, वो टोटल एनर्जी होगा. तो अगर हमें वी नॉट याद होगा तो हमारे लिए गेम बहुत सिंपल है, ठीक है. सो ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो सबसे पहले हमें ढंग से याद रखना है. एक चीज क्लियरली एविडेंट है, क्योंकि आगे एक माइनस साइन है, तो एज n इंक्रीजेस एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है. समझ में आया? जो हमारा n इक्वल्स टू 1 होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट. n इक्वल्स टू 2 को हम बोलते हैं द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. n इक्वल्स टू 3 को सिमिलरली हम बोलते हैं द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सो ऑन एंड सो फोर्थ. अच्छा, हाइड्रोजन के लिए कुछ वैल्यूज याद रखोगे तो वो चीज हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अब वो तो याद हमें रखना ही है. तो सबसे पहले n इक्वल्स टू 1, इसकी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ना इससे काफी ज्यादा एनर्जेटिक डिफरेंस में होता है हमारा n इक्वल्स टू 2.
इसकी एनर्जी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। नेक्स्ट जो होती है वो होता है n = 3 और पुट करो एक बार -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n = 4 -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद n = 5, उसका होता है -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड फाइनली जो हमारा ये है मेरा n = इंफिनिटी, एंड इसका जो एनर्जी है दैट इज -0 eV। n = इंफिनिटी हमारा सिग्निफाई करता है जो वो हमारा एटम के बाहर जा चुका है। अच्छा, इफ वी क्लियरली ऑब्जर्व जो हमारा गैप्स है, इफ वी सी, जो पहला गैप है वो हमारा बहुत ही ज्यादा सब्सटेंशियल है, वो है 10.2 eV। अगला गैप भी ठीक ठाक है, अगर हम ध्यान दें 1.9 eV। उसका अगला गैप के बारे में अगर हम देखें, सो दिस इज 0.85 और यहां पे है 1.5, दैट विल बी 0.65 eV, so on and so forth। एंड फाइनली अगर हम ध्यान देखें, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स जो है वो हमारा एग्जिस्ट करता है बिटवीन द लेवल्स फ्रॉम 5 to इंफिनिटी। गैप जो है वो केवल क्या और केवल 0.85 eV का है। तो ऑब्वियस सी बात है, एज n increases, E increases, but the difference between the energy levels decreases। ये जो मैंने बनाया हूं इसको याद रखना, स्टार्टिंग के कुछ वैल्यूज तो हमें हर हाल पे याद होनी चाहिए। एंड दिस इज डन फॉर हाइड्रोजन या ड्यूट्रियम या टिट्रियम एटम। ठीक है। सो एनर्जी डिफरेंस, between the levels n = n1 and n = n2, n1 is greater than n2, n1 is greater than n2, that will be simply delta E will be 13.6 1 by n2 square minus 1 by n1 square into z square electron volt. So that is the energy difference between the two different energy levels. So Bohr model की जो मेन बात है, starting from the velocity, radius, omega, time period, frequency, current, magnetic induction, dipole moment, energy, everything are quantized. So that quantization is the backbone of the Bohr model। मेरे ख्याल से यहां तक की बात जो है वो हमें ढंग से समझ में आ चुकी है। ठीक है। ओके दोस्तों, तो अभी तक जो पढ़े उसके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं। ये बोला है जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है वो तो स्टेबल हमारा ग्राउंड स्टेट पे ही होता है। जो एक्साइटेड स्टेट है दे आर नॉर्मली वेरी अनस्टेबल एंड दे हैव अ वेरी वेरी लेस एवरेज लाइफ। तो एवरेज लाइफ उसने लेने बोला है n = 2 स्टेट का 10⁻⁻8 सेकेंड्स। तो सवाल ये है जो इलेक्ट्रॉन n = 2 पे राइट नाउ है
वो वापस जब ग्राउंड स्टेट पे आएगा उसके पहले वो टोटल हमारा कितने रिवॉल्यूशंस करने वाले हैं। सो दैट इज द क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डील। अच्छा, ध्यान देना एक चीज, एक इंपॉर्टेंट बात है, हमें एग्जाम में फ्रीक्वेंसीज वगैरह याद तो होगी नहीं, ठीक है? तो वहां पे ऑन द स्पॉट कैसे डिराइव करना है, उस ऐसा क्वेश्चन आ गया है तो हमें ऑन द स्पॉट डेफिनेटली डिराइव करना पड़ेगा। So frequency f is equals to omega upon 2 pi. So that will be equals to V naught by 2 pi R naught. And 2 pi R naught is nothing but 1 by R naught को मैं क्या लिख सकता हूं? V into 1 by R. 1 by R को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 by R will be nothing but mv into 2 pi by nh। ठीक है, ये हमारे पास आने वाला है। सो 2 pi गॉन, तो हम लिखेंगे f इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई nh एंड दैट कैन बी ऑल्सो रिटन एज mv नॉट स्क्वायर बाई h इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। ये हमारे पास आने वाला है। एंड जो हमारा विनॉट है उसको मैंने याद करने के लिए बोला हूं। सो इसका विनॉट का वैल्यू क्या होता है? 2e by epsilon naught h. So what we have is m by h 2e by z स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। ये हमारे पास आ जाएगा। एंड 4me स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब इंटू z स्क्वायर बाई एन क्यूब। ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, सो हियर z is equals to 1, n is equals to 2। तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी जो आएगा यहां पर 1/8 हो जाएगा m e स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब, और यहां पर हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, एंड यहां पर अगर हम ध्यान दें, इस पे अगर हम वैल्यूज पुट करें तो दैट विल अप्रोक्सीमेटली कम आउट टू बी 8.2 into 10 to the power of 14। कैलकुलेशन में कर रखा हूं पहले से, यू चेक इट। ठीक है, एंड ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, तो 1 सेकेंड के अंदर हम देख सकते हैं 8.2 into 10 to the power of 14 रिवोल्यूशंस करता है, तो 10 to the power -8 सेकेंड में 8.2 into 10 to the power 6 रिवोल्यूशन जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन करने वाला है। तो अगर हमें फ्रीक्वेंसी याद रहेगी, वो वाले किस तरीके से हम एग्जाम में निकालेंगे, वो अगर हमें याद रहेगी तो हम आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व डेफिनेटली कर सकते हैं। ओके ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट्स फ्रॉम n इक्वल्स टू n1 टू n इक्वल्स टू n2, जहां पे n1 is greater than n2, there are 2 more energy levels between n1 and n2 that is given। तो सवाल यह है, जो टाइम पीरियड है वो n1 पर अगर 8 टाइम्स है दैट ऑफ n2, तो सवाल यह है मुझे n1 और n2 जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? ऑब्वियसली बात है, वी स्टार्ट विथ ओमेगा। ओमेगा इक्वल्स टू v by r, that is v naught z by n। so omega equals to omega naught into z square by n cube। ये हमारे पास ओमेगा आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है t जो आएगा दैट इज 2 pi by omega। So t is directly proportional to n cube by z square। So
as T is directly proportional to n cube, what I can say is n1 cube by n2 cube जो होगा that will be equals to 8. So what I can write is n1 by n2 जो है that is equals to 2. n1 by n2 जो होगा that will be equals to 2. और अब बोला है जो n1 और n2 के बीच में एग्जैक्टली दो एनर्जी लेवल्स है, तो दैट सिंपली इंप्लाइज n1 माइनस n2 जो होगा, अच्छा यहां पे गलती मत करना, 2 मत लिख देना, दोनों के बीच में अगर दो एनर्जी लेवल और है तो n1 माइनस n2 जो होगा वो डेफिनेटली 3 है, दोनों के बीच में 2 है, तो n1 माइनस n2 करूंगा तो n1 तो इंक्लूड करना पड़ेगा, या n2 को इंक्लूड कर, कुछ तो करो। सो n1 माइनस n2 जो है वो है हमारा 3 एंड n1 बाई n2 जो है वो मेरा है 2. सो वी कैन क्लियरली सी दैट 2n2 माइनस n2 इक्वल्स टू 3, यानी n2 इक्वल्स टू 3 एंड n1 जो है वो है हमारा 6. तो ऑब्वियस सी बात है इट इज 6 to 3 ट्रांजिशन. ये जो ट्रांजिशन हुआ है वो एनर्जी लेवल 6 से 3 पर ट्रांजिशन हमारा हुआ है, ठीक है। डेल्टा ई भी कोई पूछ सकता है, वो हम डेफिनेटली निकाल देंगे, मेरे ख्याल से वो कोई बहुत बड़ी बात तो डेफिनेटली नहीं है। ओके ओके दोस्तों, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम. Magnetic field B naught is applied at an angle 30 degree to the normal of the plane, and normal of the plane of the orbit. So we have to find the magnitude of torque that we are going to experience. So what is the scenario? If we draw, we can clearly see this is the orbit और उसका plane, and this is the direction of perpendicular, say n cap. इलेक्ट्रॉन मान लो हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो करस्पॉन्डिंग करंट जो है वो मान लो हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे है। सो ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो हमारा डाइपोल मोमेंट होगा, वो हम साफ साफ देख सकते हैं वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट आई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली उसका हमारा जो है क्लॉकवाइज घूम रहा है, मैंने करंट को एंटी क्लॉकवाइज एज्यूम किया हूं। खैर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो मुझे कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात भी नहीं है। जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है बी वेक्टर वो तो हमारा इस तरीके से है, और बोला है ये जो एंगल है दैट इज 30 डिग्री, ठीक है। सो टॉर्क जो होगा टाउ वेक्टर दैट इज पीएम वेक्टर, सो जो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क होगा इनटू sin 30। अगेन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट याद हो वो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बट हम जायरोमैग्नेटिक रेशियो के बारे में ढंग से जानते हैं, और जायरोमैग्नेटिक रेशियो के बारे में अगर जानते हैं तो हम पीएम का वैल्यू तुरंत क्या लिखेंगे, इट विल बी E by 2m into the linear angular momentum, and angular momentum is nothing but nh by 2 pi. So what we will have is, ऐसे इवेंचुअली pm जो है वो हमें याद हो जाएगा by 4 pi 4m pi into n, राइट। अब यहां पर बोला है ये ग्राउंड स्टेट है, अब जो बोला है वो ये ग्राउंड स्टेट है। सो ग्राउंड स्टेट अगर है एज अ ग्राउंड स्टेट, सो टॉर्क का जो वैल्यू आएगी, बी का वैल्यू है बी नॉट ई एच बाई 4m पाई sin 30, तो टॉर्क टाउ इक्वल्स टू बी नॉट ई एच by 8 pi m.
That is the magnitude of torque that the orbital is a electron is experiencing, जो हम लोग यहां पर साफ साफ देख सकते हैं. ओके ओके दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं. कंसिडर अ गैस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स फिलिंग क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड लेंथ 1 मीटर. ठीक है, जो कहने पर तो गैस है, लेकिन वो जो एटम्स है वो सारे एटम्स अपना 9th एक्साइटेड स्टेट पे है, और वो अपना सॉलिड स्टेट लाइक पैकिंग जो है, वो क्लोज्ड सॉलिड स्टेट लाइक पैकिंग को अगर फॉलो करता है, वी हैव टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ H एटम्स इन द रूम. ओके, 2-3 बातें हैं, एक बार यहां पे पॉज करके सोच भी सकते हो इस क्वेश्चन को. ठीक है, बिफोर सॉल्विंग कुछ बातें तो देख लेते हैं. अच्छा, 9th एक्साइटेड स्टेट, गलती मत करना, ये ऑब्वियसली हमारा n इक्वल्स टू 10 है. 9th एक्साइटेड स्टेट मतलब डेफिनेटली n इक्वल्स टू 10 है. तो जो हमारा रेडियस होगा r, क्योंकि हाइड्रोजन बोला है, तो 0.529 इंटू 10 स्क्वायर बाई 1 एंगस्ट्रॉम. तो R जो आ जाएगा दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 53 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, ठीक है, 52.9 होगा, भाड़ में जाए, अप्रोक्सीमेटली 53 एंगस्ट्रॉम. बेशरम होंगे, एस्टिमेट ही तो करना है हमें, बेसिकली ऑर्डर देखना है. ज्यादा बेशरम होंगे ना तो इसको हम लोग सीधा का सीधा n मान लेने वाले हैं, 50 मान लेने वाले हैं. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. Okay, so now let's see. Now, closed packing, that simply implies, it doesn't matter, for the sake of simplicity, let's take CCP, cubical closed packing. हेक्सागोनल से कंप्यूट करना थोड़ा आसान होता है, ऐसे हेक्सागोनल में कोई फर्क नहीं पड़ता है. वो हम जानते हैं पैकिंग एफिशिएंसी एग्जैक्टली हमारा जो सीसीपी है और एचसीपी का है, वो हमारा एग्जैक्टली सेम होता है. सो क्लोज पैकिंग जो है वो हम सीसीपी एज्यूम कर लेंगे, कोई दिक्कत ऑब्वियस सी बात है उस पर नहीं होने वाला है. सो नाउ लेट अस कंसीडर अ यूनिट सेल लाइक दिस. ठीक है, तो अगर हम एक यूनिट सेल के बारे में सोचें तो ऑब्वियस सी बात है, सीसीपी में कहां कहां पर हमारा एटम्स होते हैं. सो देखो, यहां पर हम लोग टचिंग मान ले रहे हैं क्योंकि बोला है उसने, और सारे फेस के जो सेंटर्स है उस पर एक एक हमारा होने वाला है, लाइक दिस. तो ये वाला क्यूब का, ये हमारा यूनिट सेल है, इसका अगर साइड लेंथ मेरा a है तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा √2a होता है दैट इज इक्वल्स टू 4r. तो a जो है वो है मेरा 2√2r. ठीक है, a जो है वो है मेरा 2√2r. सो कितना आ जाएगा मेरे पास a का वैल्यू? a इज इक्वल्स टू यहां पर हो जाएगा 2.83 इंटू 53 एंगस्ट्रॉम. 2.83 इंटू 53 एंगस्ट्रॉम, दैट इज द वैल्यू ऑफ a. राइट. अच्छा, हर एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स होते हैं हम जानते हैं. एक सीसीपी के एक यूनिट सेल में टोटल 4 होते हैं. देख लो, कॉर्नर्स में 8 है, कंट्रीब्यूशन 1/8, और जो हमारा फेस है उस पर टोटल 6 फेस है, तो उसका कंट्रीब्यूशन है कितना? 3. तो 1 यूनिट सेल इज इक्वल्स टू 4 एटम्स. अच्छा, V ऑफ यूनिट सेल मेरे पास आ जाएगा a क्यूब. तो ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स
इन रूम कितना आएगा? नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन रूम कितना आएगा? वो है मेरा रूम का वॉल्यूम, दैट इज 1 मीटर क्यूब, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 2.83 इंटू 53 का होल क्यूब इंटू 10 टू द पावर 30। ठीक है, अच्छा इसको मैं लगभग 3 इंटू 50 कर ले रहा हूं, भाड़ में जाए। ठीक है, तो 150 आएगा, तो मेरे पास जो आ जाएगा 150 का क्यूब आएगा, 150 का क्यूब आएगा, तो 10 टू द पावर 27 तो पहले से ही कर लो, हमें एस्टिमेट ही करना है, लगभग लगभग एक नंबर निकालूंगा। सो इट विल बी 1/15 क्यूब 10 टू द पावर 27। ठीक है, चलो 10 को और भी बाहर ले लो, तो यहां पर 24 कर लो, तो 10/15 का होल क्यूब आएगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा 4/27। ठीक है, ये मेरे पास हो जाएगा 4/27, तो मैं और एक को अंदर करने वाला हूं, तो 4/27 मतलब है लगभग लगभग समझ लो 1.2, नहीं सॉरी नहीं 40/27 कर रहा हूं, तो लगभग लगभग समझ लो तुम्हारे पास आएगा 1.5। ठीक है, सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 आ जाएगा मेरे पास अप्रोक्सीमेटली। अब बहुत लोचा किया हूं, टेंशन मत लो। ठीक है, सो इतने हमारे पास यूनिट सेल्स है, और हर यूनिट सेल में हमारे पास 4 एटम्स है, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स होंगे, दैट नंबर ऑफ एटम्स विल बी 4 टाइम्स दिस, जो कि अप्रोक्सीमेटली हम देख सकते हैं 1 मोल। तो लगभग लगभग हमारे पास 1 मोल एटम्स जो है वो हमारा प्रेजेंट है। ठीक है, सो आई होप ये चीज हमें समझ में आई है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सॉलिड स्टेट के साथ मिक्स करके दिया हुआ है, डेफिनेटली दे सकता है, क्योंकि भाई तुम जब पेपर दोगे तो केमिस्ट्री के पेपर में, केमिस्ट्री के सिलेबस में सॉलिड स्टेट भी है, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी है, तो ये क्वेश्चन आसानी से बन सकता है। ठीक है, अब केमिस्ट्री में जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं उस टाइम पे ये सब चीजें पढ़ानी संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रॉपर पूरा फिजिक्स की जरूरत पड़ जाती है, बट ऑब्वियस सी बात है ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके दोस्तों, तो एक काफी शानदार क्वेश्चन देखते हैं। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द रदरफोर्ड मॉडल। Classical model of hydrogen atom consists of a single electron of mass m in the circular motion around the proton, as known. ठीक है, now since the electron is accelerated and the proton creates some electric field, so the accelerated charge will definitely give some electromagnetic radiation, and due to that radiation it will lose power. अगर हमारा न्यूक्लियस से डिस्टेंस r है, तो जो पावर लॉस है दैट p इज इक्वल्स टू p नॉट बाई r टू द पावर 4। ठीक है, नाउ p नॉट का जो वैल्यू है वो दे रखा है हमें, p नॉट का वैल्यू सफिशिएंटली स्मॉल आएगा, तुम साफ साफ देख सकते हो, ऊपर e टू द पावर 6 है और नीचे हमारा c क्यूब है, सो इट विल बी अ स्मॉल क्वांटिटी, डोंट वरी। Initially at t equals to 0, its radius was r naught, that was 10 to the power minus 10 meter. So calculate the time electron collapses on the nucleus. न्यूक्लियस पे ये कोलैप्स किस टाइम पर हमें करने वाला है। अच्छा, अब ध्यान दो, कुछ एजम्पशंस है। एज अ रेट ऑफ पावर लॉस is small, we can consider the spiral as a very small, infinite circular steps right. So
देखो ये जो असली में स्पाइरल मोशन जो करेगा वो तो सही है, लेकिन इसको मैं बहुत छोटे 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 सर्कल में फॉर्म में डेफिनेटली मैं सोच सकता हूं, यानी द स्पाइरल विल बी दैट कंसिस्टिंग ऑफ वेरी 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 क्लोजली पैक्ड सर्कल्स। कोई एक इंस्टेंट पे मान लो ये हमारा रेडियस आर के सर्कल में गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। सो यहां पर जो इसकी टोटल एनर्जी होगी ई, वो मेरी कितनी होगी, -z² बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये तो हम डेफिनेटली लिख सकते हैं। अच्छा बाय द वे इसके लिए हमें बोर की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी -z² बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है आर, और काइनेटिक एनर्जी आएगी ½ mv²। और ऑब्वियसली बात है सेंट्रीपेटल वाला फंडा जो है वो तो हमारा वैलिड रहेगा ही रहेगा। वी आर बेसिकली नेग्लेक्टिंग एनी रेडियल मोशन एट दैट इंस्टेंट। हाँ दैट्स ट्रू, इसीलिए बोल रहा हूं मैं जो बहुत पतले पतले सर्कल्स में ये गोल गोल करके घूमते हुए आ रहा है, ये हमारा एजम्पशन तो रहेगा, ठीक है। सो वी आर बेसिकली नेग्लेक्टिंग एनी रेडियल वेलोसिटीज, अदरवाइज इसके लिए हमें बोर्ड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सो ये अगर हमारा ई है तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा डीई बाई डी टी होगा, नाउ इफ आई सी दैट विल बी z² बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r² into dr by dt. Now that is the rate of energy loss. But that rate of energy loss dE by dt is nothing but -p. Why minus? Because it's a magnitude. ठीक है ना? It's a magnitude. So obviously -p तो मुझे अप्लाई करना ही पड़ेगा. Right. So what I can say is z² by 8 pi epsilon naught r² into dr by dt is equals to p naught minus p naught by r to the power of 4. अच्छा बाय द वे z का वैल्यू 1 है तो वो मैं खत्म कर दे रहा हूं। z का वैल्यू डेफिनेटली मेरा 1 है, ध्यान देना, राइट। z का वैल्यू डेफिनेटली मेरा 1 है। सो व्हाट वी हैव इज यहां पर dt is equals to minus e² by 8 pi epsilon naught into p naught into r² dr, ठीक है। सो सवाल यहां पर यह है, तो टोटल टाइम अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो t मेरे पास आएगा e² बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट p नॉट इंटीग्रल r² dr, ठीक है। द इनिशियल रेडियस इज नथिंग बट r0 एंड द फाइनल रेडियस इज rn. द फाइनल रेडियस इज rn. सो T जो आएगा दैट विल बी e² बाई 24 पाई एप्सिलॉन नॉट p नॉट इंटू r0 क्यूब माइनस rn क्यूब, ये हमारे पास आने वाला है। अच्छा बाय द वे एक चीज ध्यान देना, ये हमारा 10⁻⁻15 के ऑर्डर में है और ये हमारा 10⁻⁻10 के ऑर्डर में है, तो प्रैक्टिकली मैं rn क्यूब के टर्म को तो डेफिनेटली नेग्लेक्ट कर सकता हूं। एंड अब अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं t इज इक्वल्स टू e² बाई 24 पाई एप्सिलॉन नॉट p नॉट का वैल्यू e टू द पावर 6 इंटू 96 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट क्यूब c क्यूब m क्यूब इंटू r0 क्यूब। अच्छा बाय द वे r0 को मैं इसके टर्म्स में तो डेफिनेटली लिख सकता हूं, न्यूक्लियस के टर्म्स में, ठीक है। अच्छा इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं इट इज 10⁻⁵/3, ठीक है।
तो 10 to the power of 5 by 15 into Rn क्यूब, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, आपने से ऐसे क्यों लिखे? क्योंकि मुझे Rn का डेटा जो है वो इस फॉर्मेट पे दिया हुआ है, जो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? सो इफ वी सी T इज इक्वल्स टू 20, यहां पर ऊपर आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर C क्यूब M क्यूब बाई e टू द पावर 4। नाउ Rn क्यूब का वैल्यू जो आएगा वो हमारे पास क्या आएगा? चलो एक एक करके चालू करते हैं। 8 by 3√3 into e to the power 6 divided by 64 pi cube epsilon naught cube m cube c to the power 6 into 10 to the power 15 by 27 seconds. So that is the final answer that we are going to deal with. अच्छा, यहां पर कुछ कुछ टर्म्स जो है वो हमारा कट जाएगा। So m cube is gone। ठीक है, पाई स्क्वायर और पाई क्यूब में ये वाला टर्म तो चला गया, यहां पर भी एक एप्सिलॉन ही हमारे पास बचा केवल और केवल। ठीक है, एंड इफ वी सी ई कहीं पर कट रहा है, नहीं ई तो कहीं पर नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, यहां पर कटेगा तो यहां पर हमारे पास ई स्क्वायर आएगा, और सी जो है वो भी हमारा कट रहा है, यहां पर हमारा सी क्यूब आएगा, और 4 और 8 ये पूरा काट दो तो यहां पर हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, सो इफ वी सी टी इज कमिंग आउट, काफी ज्यादा सिंप्लीफाइड हो चुका है, यहां पर तो कोई भी टर्म हमारा नहीं बचा है, तो ऊपर हमारे पास सिंपली जो बचा है वो बचा है ई स्क्वायर। ठीक है, नीचे जो टर्म बचा है दैट इज इक्वल्स टू सिंपली 6√3 सी क्यूब। ठीक है, मैंने Rn क्यूब पुट भी किया हूं, नहीं, और एक्चुअली इसका Rn का पुट, हाँ नहीं, Rn को तो मैंने पुट कर दिया, हाँ सब कुछ सही है, हाँ पुट किया हूं 10 to the power 15 by 27 second. Now if we try to roughly estimate the order, ठीक है, एक बार ऑर्डर एस्टिमेट करता हूं, so that will come out to be 1.6 into 10 to the power minus 19 का होल स्क्वायर। ठीक है, into 10 to the power 15 by 6√3 into 27, 3 cube into 10 to the power of 24। So अगर हम ध्यान दें, so it is going to come to be a very small value, and ऑर्डर ये अगर हम चेक करिए -38 है, ये 10 to the power 15 है, तो ये हो गया 10 to the power -23, और यहां पर 10 to the power 24 भी नीचे इंतजार कर रहा है, सो 10 to the power -37 सेकेंड्स होगा, यानी प्रैक्टिकली वो हमारा इंस्टेंटेनियसली ही खत्म हो जाएगी। प्लीज चेक द कैलकुलेशन, मेरे ख्याल से मैंने सही किया हूं, बट कंसेप्चुअली ऐसे क्वेश्चन को देखो, दिस पार्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये वाला पार्ट के बाद तो हमारे पास केवल और केवल डेटा पुट करना था, सारे के सारे। ठीक है, जो हमारा डेटा पुट करना था वो कैलकुलेशन तो बाद में चेक कर लेना, जो भी है भाड़ में जाए, कोई गलती हुई भी है तो वो चेक कर लेना, उससे फर्क नहीं पड़ता है बिल्कुल भी। ये जो चीज है, मेन बात है यहां पर ई, और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही था, जो क्योंकि हमारा रेट ऑफ पावर लॉस काफी ज्यादा कम है, तो हम हर इंस्टेंट को एक इंस्टेंटेनियस सर्कुलर मोशन की तरह डेफिनेटली ट्रीट कर सकता हूं। सो जो बेसिक बोर मॉडल है, वो बेसिक बोर मॉडल हमारा यहां पर
समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, दैट वी विल डील विद द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। उम्मीद है यहां तक हमें समझ में आ चुका है। इलेक्ट्रॉन कैसे नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा, इसके बारे में हमारा अगला चर्चा चालू होने वाली है। ओके।